हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन आशुतोष एंड फन एंड लर्न के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के सम पॉइंट्स को। विल जस्ट टच एंड गो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। पहले के दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट में देखें। उन वीडियोस में मेनली मैंने ये बताया था कि हमारा जो पर्सनल फिनेंस है उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके में हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके इसके पहले कि हम शेयर मार्केट की तरफ आएँ या हम स्टॉक की तरफ इन्वेस्टमेंट का सोचे भी, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। बहरहाल अज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज़ एक्सपोज टू शेयर मार्केट और उसका रुझान उनका रुझान है उस तरफ और वो आ रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट है ये मेनली बात ही टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर करेगी डिटेल में। अगर हो सकेगा तो हम थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस भी कंप्लीट करेंगे और अगर कोई टॉपिक की डिमांड आती है तो वो भी करेंगे। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट में उसका जो मूलभूत सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है उसका, वो ये है कि इसमें चूँकि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। सिंस मनी इज़ इन्वॉल्व, इमोशंस होते हैं, तो इमोशन के कारण लोगों के इमोशन, उनके पैटर्न, उनकी साइकोलॉजी जो है वो रिपीट होती है पास्ट की चीज़ों से। हिस्टोरिक जो इसके बिहेवियर हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, वो पैटर्न्स, वो बिहेवियर्स, है ना। तो बेसिकली उसी पर बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस। अब वो एक पूरा अपने आप में एक साइंस है, एक उसका अपनी वर्ल्ड है, तो हम थोड़ा सा उसको टच एंड गो करेंगे। तो यही टेक्निकल एनालिसिस हमें काम इसलिए आती है कि हमें पास्ट का हमारे पास जो डेटा रहता है, जो उसका जैसे अवेलेबिलिटी रहती है और जो उसके बेसिस पे रूल्स बनाए गए हैं सालों साल, उसको ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को देख के, उसी पर आधारित है टेक्निकल एनालिसिस। तो जस्ट टू स्टार्ट हम देखेंगे एजेंडा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वी आर गोइंग टू कवर टेक्निकल एनालिसिस टुडे। स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन देखिए, सीधी सी बात है, हम एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी कंपनी के, कमोडिटीज़ के, जो भी चीज़ ट्रेडेबल है उसको हम स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेड करते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति बायर होता है, एक व्यक्ति सेलर होता है। व्यक्ति हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो जो बायर होता है वो बाय करता है एक सर्टेन प्राइस पे, बेस्ड ऑन वो जो सोचता है कि उसमें आगे कैसा चेंज आएगा प्राइस में, और जो सेलर होता है वो उसको बेचता है। ये एक बेसिक स्टॉक मार्केट का जो बीच में काम ये है कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे और गवर्न करे कि भाई वो सारे ट्रांजैक्शंस फेयर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस यही शेयर मार्केट, यही स्टॉक मार्केट है। क्योंकि यदि एक्सचेंज हमारे मतलब हमारा एक्सचेंज जो है वो काम करते हैं, जैसे इंडिया में एनएसई है, बीएसई है, एमसीएक्स है। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस का मेन काम यही है कि वो हमारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करें। अगर मैं एक शेयर मार्केट को ख़रीद रहा हूँ, सॉरी शेयर्स को अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो ये ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन ये चीज़ें नहीं होती थी तो लोग मैनुअली इस काम को करते थे। जैसे आपने अगर स्कैम 92 सीरीज़ वगैरह देखी होंगी तो उसमें आप देखेंगे कि मैनुअली लोग वो रिंग में आकर के ऐसे ऐसे ट्रेड करते थे, और फिर वो लेके आते थे, पेपर कलेक्शन करते थे, रिसिप्ट्स वगैरह देखते थे, फिर हिसाब किताब होता था। और फिज़िकल आप जब भी शेयर्स का कुछ बाय करते थे तो उनका फिज़िकल भी आपका उसके डॉक्यूमेंट्स आया करते थे कि आपने फला शेयर लिया। आज उसे वही सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो बेसिक टर्म्स इसमें स्टॉक्स यानी शेयर्स जो हम खरीदते हैं, है ना। अब शेयर क्या होता है? एक हिस्सा होता है किसी चीज़ की, कोई भी जो कंपनी है उसका एक सर्टेन हिस्सा आप खरीद रहे हैं कीमत दे करके, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक
टेक्निकल टर्म है, किसी कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, इससे अंदाज़ा ये लगता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उस कंपनी का कितना बड़ा कारोबार है, उस पर भरोसा आप करें ना करें कैसा है। तो इसकी टेक्निकलिटी को उसको हम तब कवर करेंगे जब हम फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। बट इन जनरल मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता ही है कि आपके जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं और आपकी जितनी भी जो उसकी कीमत है उनको जब आप उसमें डिवाइड करते हैं तो आपका एक मार्केट कैप जनरेट होता है। हम ये कहते हैं कि हाँ, इसकी मार्केट कैप इस कंपनी की 10,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो जिस प्राइस में वो शेयर बेच रहा है आज की डेट में इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स जो अफ्लोट हैं, और उससे वो कैलकुलेट करके हम निकालते हैं कि मार्केट कैप होती क्या है। तो ये हमारी हो गई मार्केट। तो आपने इसके बेस, अब इसका इम्पोर्टेंस एक आम आदमी के लिए क्या है। देखिए, जो व्यक्ति फंडामेंटल एनालिसिस में है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर है, उनके लिए तो चलिए और ये है। बट एक आम आदमी के लिए ये रहता है कि आप जब टर्म्स सुनते हैं ना कि ये लार्ज कैप है, ये मिडिल कैप, ये मिड कैप है, या ये स्मॉल कैप है, तो इन टर्म्स के लिए आप मतलब अगर कोई कहता है कि ये लार्ज कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी मार्केट कैप जो है वो बड़ी है या मीडियम है, या बहुत छोटी है, या माइक्रो लेवल पे है, माइक्रो कैप। तो ये डिसाइड जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही होता है। ठीक है, और उसका एक फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का जो हम आगे देखेंगे। बट मार्केट कैप एक आम आदमी के लिए ये एक जानने का मतलब, इतना अगर भी आपको पता है तो इतना इज सफिशिएंट। इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि अरे भाई, ये तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो ये तो एक लार्ज कैप स्टॉक है हमारे पास, या ये फला तो जो है 10,000 करोड़ की कैप है, तो ये तो एक मीडियम लेवल का स्टॉक है। अब आप जैसे मतलब फॉर एग्जांपल SBI ले लें, है ना, RBL बैंक ले लें, तो इसमें हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी, वो मैटर नहीं करता। उसकी मार्केट कैप क्या है, वो ये चीज़ हमें एहसास दिलाएगी कि हाँ, ये कंपनी मीडियम स्केल की है, बहुत बड़ी कंपनी है, या बहुत छोटी है, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हैं। तो ये एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है कि मार्केट कैप एक्चुअली कितनी है एक कंपनी की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हो गए। एक्सप्लोर हाउ स्टॉक मार्केट्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाई टू इन्वेस्ट स्टॉक, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया कि इसका जो पोटेंशियल होता है हाई रिटर्न्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। और मतलब बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बाकी जगह पे रिटर्न नहीं मिलता, बट इसकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो प्रतिशत होता है वो आपको 12-13%, 15% तक का ऑन एन एवरेज वो आपको प्रोवाइड करता है लॉन्ग रन में। और जाहिर सी बात है, ये कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी बात होती है, तो हाई रिटर्न की पोटेंशियल रहता है। फिर कंपनी में आपको डेफिनेटली एक ओनरशिप रहती है। वंस यू बिकम अ शेयर होल्डर, आप उस कंपनी के एक सर्टेन हिस्से की आपकी ओनरशिप हो जाती है, और उसके थ्रू आप डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड्स वगैरह लेते हैं। कंपनी का शेयर आपने रखा हुआ है, कुछ शेयर्स रखे हैं, तो उसमें आप ये मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ। और आपको जब डिविडेंड मिलता है तो टाइम टू टाइम जब कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिपेंडिंग ऑन कितना डिविडेंड है और आपके पास कितने शेयर हैं, उस हिसाब से वो आपको पैसा आता है आपके अकाउंट में। स्टॉक्स तो आपके पास रहता ही है, तो वो भी ये ओनरशिप बेनिफिट है। ये आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने ये चीज़ है कि आपके बिहाफ पे वो कंपनी मैनेज कर रही है। आपका काम एक उसकी किस्त देना, SIP देना है। आप उसको डिविडेंड या बोनस ये चीज़ें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट बायर नहीं हैं शेयर के, आप तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी एक हमारा स्टॉक्स का बेनिफिट है। फिर डाइवर्सिफिकेशन एंड वेल्थ बिल्डिंग।
डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट, कुछ गोल्ड है, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ शेयर स्टॉक हैं। तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है, डिपेंडिंग ऑन किसका कितना रिस्क है। एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ, जैसे मैंने कहा कि 10 साल इक्विटी को देना ही चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में चूंकि कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिटर्न एवरेज में अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, 3 तरह की एनालिसिस हमें जनरली होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कंपनी के जो फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई इस कंपनी ने क्या कमाई की है, कितनी इसकी अर्निंग है, ये जिस हिसाब से अर्न कर रही है क्या उसी हिसाब से अपने शेयर के दाम को लगा रही है, या दाम बढ़ा चढ़ा के इसने लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा हवाबाजी के चक्कर में, है ना, कि कल को आपने बड़ा नाम सुन के खरीद तो लिया, लेकिन 6 महीने बाद हवा तो गई निकल और स्टॉक आ गया नीचे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि टिप के बेसिस पे नहीं काम करना है, हमें समझ के काम करना है कि हम क्या खरीद रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में वहाँ काम आती है। बेसिकली जितने भी एक कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये उस पर ये चलता है। समथिंग लाइक पी रेशियो वगैरह, जिसमें भाई प्राइस कितनी है, अर्निंग कितनी है, कैसा कंपनी रेगुलरली कर रही है, कैश कहाँ से आ रहा है तो क्या उसमें डेप्ट है, क्या डेप्ट है तो कितना है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी के साइज़ के, कंपनी के अर्निंग से, कंपनी की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा डेप्ट ही चढ़ा हुआ है। और अगर डेप्ट नहीं है तो ये ना, और बाकी कुछ स्टैटिक एसेट्स हैं क्या उसके पास, लैंड कितना है, लैंड है या नहीं है, और कोई एसेट्स है क्या फिजिकल। क्योंकि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, उसके पास क्या क्या है, कि कल को भाई कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम कम से कम हम एक सेफ रहें कि हाँ ठीक है, इस कंपनी में इसके ऊपर थोड़ा सा अप एंड डाउन है, ठीक है, कुछ दिनों में रिकवर कर जाएगी, कुछ अच्छी चीज़ है। बट अगर ये है कि वो उसमें फ्रॉड हुआ या उसमें फाइनेंशियल फैक्टर्स स्ट्रांग नहीं हुए और हमने किसी के रिकमेंडेशन पे ख़रीद लिया है, तो देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क दैट थिंग्स विल गो बैड एंड थिंग्स में टेक अ नोज डाउन मोड। जैसे बहुत सी कंपनियों का अक्सर जैसे क्राइसिस होती है, जैसे कोरोना काल में हुआ था, तो बहुत सी कंपनियां चली गई क्योंकि उनके फाइनेंशियल इतने हेल्दी नहीं थे। रोज चल रहा था, बलून में हवा भर रही थी, जब तक थी तब तक उड़ा, नहीं थी नीचे आ गया। लेकिन जो स्टर्डी कंपनियां होती हैं वो रहती हैं, सालों साल रहती हैं, सस्ती हो सकती हैं, उनके दाम गिर सकते हैं, 50-50% तक गिर सकते हैं, बट वो ख़त्म नहीं होंगे, वो ग्रोथ नहीं ख़त्म करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल जो है वो बना रहेगा, उनकी ज़रूरत बनी रहेगी, समझ रहे ना। तो उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आता है सब फंडामेंटल एनालिसिस में। इसके लिए एक टूल बहुत अच्छा है, screener.in करके, और भी आप गूगल में डालेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं। टिकर टेप है ना, टिकर करके एक बहुत अच्छा टूल है। तो इससे आप बेसिकली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें देखनी है। मैं एक अलग से वीडियो फाइनेंशियल एनालिसिस पे बनाऊंगा जिसमें मैं यही बोलने वाला हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें एक स्टॉक पे देखने चाहिए। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने पहले कहा, पास्ट मार्केट डेटा में क्या हुआ है, कैसे बिहेव करता है, कहाँ तक नीचे जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस में पकड़नी है। और ये विज्ञान बहुत लंबा है, इसमें हज़ारों चीज़ें सीखने के लिए हैं, समंदर है पूरा। तो हमारा यही प्राइम फोकस रहेगा बेसिकली। और मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एटलीस्ट अपने जो दोस्त हैं जो हमसे जुड़ते हैं उनको एटलीस्ट मैं इतनी तो स्ट्रेंथ दे पाऊँ कि वो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के पहले, किसी स्टॉक को, किसी कमोडिटी को, करेंसीज में या बिटकॉइन वगैरह में जब भी वो ख़रीद रहे हैं तो वो एक बार टेक्निकली देख पाएँ कि हाँ भाई मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ, ये इसका हो सकता है। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया उनको हो। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया है, कोई फलाने कह रहे हैं, या टीवी में आ रहा है, या यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, वो करके ख़रीद लें। और फिर डर, फिर ये, फिर कभी फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट है, तो वो भी है।
कि हम तो नहीं खरीद पाए यार, देखो सब ने खरीद लिया, ऑफिस में सबके पैसे बन गए। इन चीज़ों में आदमी फंसता ही तब है जब उसको पता नहीं है, उसको ना विश्वास है, ना उसको आइडिया है, ना उसको कुछ पता है वो टेक्निकल एनालिसिस का, वो क्या खरीद रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। किसी ने बता दिया मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है, चलो ये शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लिया हमने। उसके बाद क्या हुआ? आइडिया हमें कुछ नहीं था, हमने कहाँ खरीदा है, क्या वो तुरंत ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है, अरे नीचे जाने लगा, अब तो नीचे जा रहा है, अब क्या करें, ये कर लो, वो कर लो, एवरेज कर लो, बेच दो, फलाना कर, अरे पहले देख तो लो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ पर उसका क्या है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, उसमें कौन कौन से इंडिकेटर लगे हुए हैं, उसके एवरेज कैसे चल रहा है, उसमें कौन कौन से एवरेजेस हैं, वो अपने 20 दिन के एवरेज को, 200 दिन के एवरेज को, 100 दिन के एवरेज को, वीवैप को, एवीवैप को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, या डिमांड सप्लाई जोन में है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, स्टैटिक है, डायनामिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है क्या, अभी सपोर्ट पे आ गया तो हम क्या तुरंत कूद जाएं। देखिए, बेसिक चीज़ ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बता सकती है कि आपको क्या खरीदना है, या ऐसा कह लें कि आपको कहीं से कुछ पता चलता है या आप ढूंढते हैं या कोई बताता है, तो क्या उसको हमें खरीदना चाहिए या नहीं, ये क्या का जवाब आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे सकती है। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये जवाब देती है कि आपको कब खरीदना है और कब निकलना है। खरीदने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकलना होता है शेयर मार्केट में। आपको आइडिया अगर नहीं है कि अब मुझे निकलना चाहिए या अब ये है, तो फिर मतलब आपको हमेशा एक कंफ्यूजन, एक डिलेमा रहेगा कि भाई whether I should quit or should I stay, or if I stayed, had I stayed in this stock, ये हो जाता, और फलाने ने खरीदा था तो वो इतने गुना हो गया, मैंने बेच दिया था, और फिर वो आप स्टोरीज सुनाए। देखिए, बात ये है कि ना आप तब श्योर थे, ना आप अब श्योर हैं। ये श्योरिटी आएगी कहाँ से? ये पावर हमको टेक्निकल एनालिसिस देती है, जिसमें हम समझें हम क्या खरीदे हुए हैं या खरीदना चाहते हैं, क्या अभी सही समय है, नहीं है तो कैसे पता किया कि नहीं है, और है तो कैसे पता किया कि नहीं है, फिर कितने दिन का आउटलुक है, यदि चीज़ें खराब होने लगती हैं तो हमें कहाँ पे निकलना चाहिए, सारा मोह माया छोड़ के हमें कहाँ पे निकलना है, कब हमें लॉस बुक करना है, कब नहीं करना, कब एवरेज करना है। इन रूल्स को आपको क्लैरिटी देने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है, या सबसे ज़रूरी है। तो यही हमारा मेन कोर एरिया रहेगा इस प्लेलिस्ट में। जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के अराउंड रहेंगे। शुरू में मैं 2-3 वीडियो बना के थोड़ा सा इंट्रो लेवल पे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, जिससे कि हम उस माइंडसेट में तो आए पहले। ठीक है। तीसरी चीज़ है सेंटिमेंटल एनालिसिस। बेसिकली देखिए, साइकोलॉजी जो है ना, वो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कुछ लोग सीख लेते हैं, फिर भी गड़बड़ करते हैं, पैसे खो देते हैं, और इवेंचुअली लोग कहते हैं नहीं भाई ये जुआ है, यहाँ कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा। वो साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी वाइज कितना प्रिपेयर्ड हैं, हमारे सेंटिमेंट्स पे, हमारे इमोशंस पे हमको काबू करना होगा। देखिए, ये भी एक बिजनेस है, और इसको हमें बिजनेस की ही तरह देखना होगा। जैसे हम एक छोटी सी शॉप भी खोलते हैं, कोई आउटलेट खोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन एक जैसी सेल हो। किसी दिन कोई नहीं आया, किसी दिन बहुत लोग आ गए, शुरू में कुछ दिन बिजनेस नहीं चला, कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया। बट हमें अपनी विजन क्लियर होती है कि भाई इसमें इतने % मार्जिन है, मेरा काम इतने % रिटर्न लेना है, इसमें इतने % का प्रॉफिट है, इतना मुझे लेना है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उसको 10 दिन में कम ख़त्म कर दूंगा और 10 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा और ये हो जाएगा। वो कोई नहीं सोचता बिजनेस में ऐसा। उसको 3% 5% रोज़ का निकल रहा है, महीने का निकल रहा है, जो भी है, इज हैप्पी विद इट। ये एक बिजनेस है। एक सर्टन रिटर्न आपको महीने 15 दिन उसमें आ रहा है, उसको आप एनुअल रिटर्न करिए, ये करिए, उसमें लॉस होना ही है। इट्स नॉट दैट कि कभी लॉस नहीं होगा। अगर कोई कहता है कभी लॉस नहीं होगा, ज़ीरो लॉस है, तो बकवास कर रहा है वो। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको लॉस ना हो।
किसी भी बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन क्या उस लॉस को हम, क्या उस रिस्क को हम ठीक से समझ पाए हैं, क्या उसको हम मिनिमाइज कर पाए हैं, और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है क्या वो पॉजिटिव में है और हमें कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, ये चीज़ हमें समझनी है, सेंटीमेंट से नहीं कि अरे बहुत आगे है, बहुत बढ़िया जा रहा है, अभी और जाएगा, अभी और जाएगा, ये सब काम बेकार है। या अरे यार मैंने तो बेच दिया, मैं रहता तो उतना हो जाता, और यहाँ पे रहता तो यहाँ ले लेता, यहाँ लेता तो देखो 3 गुना हो गया, वहाँ ना आप लेते ना होता कुछ। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? कुछ नहीं होता, ना आप तब श्योर थे ना आप अब श्योर हैं। तो सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन टेक्निकल एनालिसिस से भी इम्पॉर्टेंट थिंग है। अपने इमोशंस पर काबू करिए। एज अ बिजनेसमैन सोचिए, एज अ जुआड़ी नहीं सोचना है आपको। अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेस चाहिए, कीप द इमोशंस असाइड, कायदे से उसको एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। हजारों लाखों मौके देगा मार्केट आपको, ठीक है? बहुत से शेयर्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जाएंगी, लेकिन ये सोचना, सेंटीमेंट्स, इमोशन, पागलपन, रोना धोना, उधार ले रहे हैं, लिवरेज लेके काम कर रहे हैं, यू नो, दैट इज मैडनेस, दैट इज गैम्बलिंग। सो साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेंटीमेंटल एनालिसिस को हम लाए। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हमने बताया, हम चार्ट्स पे डील करते हैं। बेसिकली चार्ट्स होते क्या हैं कि वो प्राइस को, मूवमेंट को वो दिखाते हैं। और चार्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, जिनमें मतलब हम एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर बार चार्ट होते हैं, जैसा कि आप डे टू डे देखते होंगे, इसमें बार से रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का, मूवमेंट का। फिर कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। आप में से कई लोगों को शायद पता भी होगा कि कैंडल स्टिक को हम सबसे ज़्यादा कॉमनली देखते हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट्स वो होते हैं। तो मैं नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम ज़रूर दिखाएंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, चैनल क्या होते हैं, सो एंड सो। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स वही चीज़ है कि हम जब चार्ट को देखेंगे, चार्ट को पूरा समझना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कोई सपोर्ट, हम किसी चीज़ को सपोर्ट बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, किस बेसिस पे बोलते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट ये कि उसकी हमारी अहमियत क्या है हमारे बिजनेस में। फिर ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, उसका महत्व क्या है ना, हम उसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करें। अगर हम दिन में ट्रेड करते हैं तो ये कैसे यूज़ करें, अगर हम ट्रेडर हैं तो कैसे यूज़ करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कैसे यूज़ करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो कैसे यूज़ करें, इन्वेस्टर है तो कैसे यूज़ करें। तो वो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, वो ठीक है, बट उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें सीखना होगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स, इसमें जो हमारा चार्ट होता है, इसमें हम कई तरह के इंडिकेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिकली हमें ये आइडिया देते हैं कि जो उनके मुताबिक हमें सर्टन चीज़ें बताते हैं, ठीक है? जैसे मूविंग एवरेजेस हो गए। बेसिकली प्राइस जो है वो तो एक डायनामिक चीज़ है, रोज़ चेंज होता है, हर पल चेंज होता रहता है जब भी मार्केट खुलता है। तो उनके सर्टेन एवरेजेस होते हैं। मूविंग एवरेज इसलिए बोलते हैं कि डायनामिक होता है, बदलता रहता है लगातार। अभी एक एवरेज है, अगले बार बदल जाएगा। भाई जब किसी चीज़ का प्राइस ही चेंज हो रहा है, द प्राइस इटसेल्फ इज चेंजिंग, इट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट विल कीप ऑन मूविंग एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ मूविंग एवरेज। एज द डे पासेस बाय, योर मूविंग एवरेज वैल्यू चेंजेस। तो उसमें 10 दिन का एवरेज, 5 दिन का एवरेज, 20 दिन का एवरेज, 50 दिन का एवरेज, 100 डेज एवरेज, 200 डेज एवरेज, likewise these indicators we can put on our charts and they give us a certain idea about the stock or the instrument we are after, suppose currency or gold or bitcoin or any stock or indexes or options, futures, these type of thing. Wherever there is a price, you can put these things, technical analysis, you can put indicators, things like RSI and MACD, what you see here, these are also basically indicators. Everything which is mentioned over here gives you an idea about, gives you an indication about the price which we are trading or on which we are investing.
Your basic investment is based on an assumption, based on an understanding that this particular instrument is going to go up, go higher, in a long run. And in order to understand that, you need to have these indicators plotted so that you can get an understanding on what is happening on the price. How fast is it going to move? Has it already moved enough? क्या बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है अब और नहीं, या कुछ देर सुस्ताएगा? अब आप खरीद के बैठ गए टॉप में, वो सुस्ता रहा है 20 दिन, आपका तो हौसला टूट गया, ज़रा सा नीचे हुआ आप भाग खड़े हुए, बेच ब्याच के चले गए, 4 महीने बीते, उसने चल दिया, ट्रिपल हो गया वहाँ से। अब आपको अरे यार क्या बताएं, नहीं, क्या बताने वाली बात नहीं है। अगर आप श्योर नहीं है तो यू आर गोइंग टू फेस दिस। अब श्योर कैसे हो? तो इस चीज़ के लिए, इसमें इस तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, हमें ये बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टेक्निकल इंडिकेटर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू प्राइस मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्या क्या इंडिकेटर एटलीस्ट मिनिमम हमें पता होने चाहिए बेसिक लेवल पे, और एडवांस लेवल पे फिर हम जाएंगे। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं इनमें, जो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट होता है उसमें क्या क्या पैटर्न्स यूज होते हैं, मतलब कॉमन पैटर्न्स क्या हैं और उनको कैसे इंटरप्रेट करें हम। अगर ये पैटर्न बन गया है तो इसका मतलब क्या है ना? फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, या फिर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, डायमंड पैटर्न, आइलैंड पैटर्न, दिस पैटर्न, दैट पैटर्न। एवरी पैटर्न बेसिकली हैज़ अ सिग्निफिकेंस टू इट, उसके सर्टेन रूल्स होते हैं। काम वही आना है कि भाई हम खरीद सकें, अपना टारगेट डिसाइड कर सकें और एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकें कि हाँ यहाँ तक अगर आ गया तो मुझे निकल जाना, फिर कुछ भी हो जाए। तो इसलिए पैटर्न्स भी इम्पोर्टेंट, चार्ट के पैटर्न्स, बेसिक चार्ट पैटर्न्स, फिर रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, मतलब कहाँ से हमें ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, हम ये कह रहे हैं कि साहब फलां स्टॉक जो है वो तो बहुत अच्छा जा रहा है और ये है वो है, और सडनली हमने कहा अरे भाई निकलो, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अब ऊपर का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, नीचे का ट्रेंड आ रहा है। उस टाइप की कैसे आप पहचानेंगे, तो उस बारे में भी हम आगे कवर करेंगे अगली क्लासेस में। ये जस्ट आपको एक, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ स्केलेटन इन योर माइंड कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कवर इन द कमिंग टाइम्स, एज एंड व्हेन वी मूव विद द क्लासेस एंड कोर्स। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन रिस्क मैनेजमेंट है क्या, क्यों करना है रिस्क मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत है, ठीक है। सेटिंग अप स्टॉप लॉस एंड ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस होता क्या है पहले वो बताना पड़ेगा, कैसे स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है, क्यों लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने तरह का स्टॉप लॉस हो सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है ना, उसको कैसे यूज़ करना है हमें, क्योंकि ऐसे टर्म हम सुनते रहते हैं, हमें लगता है यार बड़ी कोई हाई फाई चीज़ें हैं, ये सब अपने तो बस की बात ही नहीं है। बट अगर आप समझें, इंटरेस्ट ले तो ज़रूर समझ में आता है और काम भी करता है, ऐसा नहीं। डाइवर्सिफिकेशन एंड पोजीशन साइजिंग, मतलब आपने ले लिए स्टॉक, अब आपने 4 स्टॉक लिए, उसमें एक ही स्टॉक में आपने 75% कैपिटल चूज दिया, क्यों? क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस था कि साहब ये तो ना बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड जाने वाला है, उसको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और ये हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा। आपने कहीं से सुना हो या खुद की अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। सब जगह चीज़ें, तो डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग हमने एक सर्टेन नंबर ऑफ एसेट्स में डाला है स्टॉक्स को, ये नहीं कि सब एक ही जगह कर दिया पैसा, उसका डिवीजन कैसे है, कितने % तक करेंगे, है ना। और पोजीशन साइजिंग, कितना पैसा आपको फर्स्ट गो में करना है, उसको कई इटरेशंस में करना है क्या, पिरामिड वगैरह बनाना है क्या, बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे अपने पैसे को हमें डिसाइड करना है कि भाई अच्छा ठीक है, फर्स्ट राउंड में मैं इतना करूँगा, सेकंड राउंड में इतना करूँगा, थर्ड राउंड में इतना करूँगा और इतना मैं रिजर्व छोड़ देता हूँ, अगर मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, एवरेज करना पड़ता है गोइंग फॉरवर्ड, तो
वो मैं कर पाऊँ। तो ये चीज़ें हैं डाइवर्शन और पोजीशन साइजिंग में जिसमें हम आते हैं। ओके, तो ये एक हमने बेसिक आइडिया आपका मतलब लिया कि जिसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस में देखें, एक चार्ट को देखें, उसके सर्टन चीज़ों को समझें, इंट्रोडक्शन करें बेसिकली। हम इसका जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, उनको हम देखें कि वो क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनको कहाँ से देखना है पहले तो, मतलब हम कैसे देखें उस चीज़ को। बहुत से तो हम लोगों को शुरू में यही नहीं पता होता कि अच्छा ठीक है ये सब तो बहुत अच्छी बात है, देखना कहाँ से है। ये जो आप बता रहे हैं कि फला चार्ट का ये देख लो, फला उसका वो देख लो, ये सब कहाँ से देखा जाएगा सर? बहुत बार हमें नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं, यू नो, वी डोंट नो दैट, वी हैव नो आइडिया कि ये मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। तो इसमें मैं मतलब जैसे आप ये देखिए, एक मैं एक चार्ट को खोलता हूँ और ये जो है ज़ीरोधा की वेबसाइट है, मतलब ज़ीरोधा की जो काइट ऐप है। में से जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे या शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड होंगे उनको पता होगा कि हाँ ये चीज़ सही। तो बेसिकली हमारा जो चार्ट होता है, लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू। अब चार्ट जो है जैसा मैंने बताया कि बेसिकली प्लॉट किया जाता है आपके प्राइस को, और उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो उसको देखने के कई तरह के हमारे चार्ट्स होते हैं। कैंडल स्टिक का चार्ट है, कागी है, फिबोनाची है, लाइन चार्ट है, बट सबसे पॉपुलर जो है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये tradingview.com आपकी जो वेबसाइट है उससे जाएं, आप कोई भी चीज़ इंडिसीज है, मतलब आपके जो इंडेक्सेस हैं या कोई स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इस टाइप की चीज़ें आप इन चीज़ों से अभी मतलब नाम से टेंशन ना लें, ये सब हम कवर करेंगे। मैं जस्ट एक आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। तो ये है हमारा एक कैंडल स्टिक चार्ट, और ये हमारा डाउ जोन्स, हमारा जो यूएस का जो इंडेक्स है, ठीक है, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, उसका ये टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है। और इस तरह के जो हमारा मतलब जो टेक्निकल पैटर्न्स हैं, ये इसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं। ये जो रेड और ग्रीन जो आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, इन्हीं को हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, क्योंकि एक कैंडल स्टिक की तरह ये दिखती हैं, इसलिए हम इनको कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। और इन्हीं चीज़ों से मिल के हमारा चार्ट बनता है। ऑप्शन रहता है यहाँ कि आप कैंडल स्टिक की जगह लाइन को यूज़ कर दें तो ये लाइन फॉर्म में दिखने लगेगा, जैसा मैंने बताया ना, और किसी फॉर्म में यूज़ करें तो उस पर दिखने लगेगा, बार्स पे दिखने लगेगा। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला जो पैटर्न है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये ग्रीन और जो आपको रेड दिख रहे हैं, अब ग्रीन रेड की क्या सिग्निफिकेंस है, चार्ट को कैसे देखा जाता है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। सो आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर, बिकॉज नहीं तो फिर एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द चार्ट्स एंड हाउ टू सी देम, एंड
cover the other basics of technical analysis. So I hope you like the session and you gain some knowledge from it. Do comment if you want me to cover anything which you think I have not covered, and subscribe the channel. Keep press the bell icon so that you get notified for the upcoming videos as and when they come. I'm sorry, and do wait for more videos to come, and I'll welcome your feedback. So with that note, let me say goodbye to all of you. Thanks for your support and your kind attention. This is Ashutosh Mishra from Fun and Learn. Thank you very much.